ये स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। अब आप शेयरिंग कर लीजिए। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं। हमने पिछले दिनों शेयरिंग कर रहे शुरुआत के हैं, बारे में स्लाइड शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयरिंग नहीं स्टार्ट किया। जी कर रहा हूँ। अच्छा ओके। तो पित्त कप के बारे में जानने का प्रयास किया। आज हम कप के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो कप के प्राकृतिक शारीरिक गुण, आपकी मोबाइल 17% सिर्फ है ना, आप उसको चार्जिंग में भी लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, आपकी मोबाइल 17% सिर्फ है ना, चार्जिंग में लगा मैं लीजिए। कहीं दूसरे के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हाँ तो अब चार्जिंग यहाँ चार्जर भी नहीं है ना कुछ है, देखते हैं तो जितने देर चार्जिंग चलेगा। चलेगा, कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए। हाँ जी, ठीक, हो जाना चाहिए। करूँ शुरू, नहीं करूँ या बंद करूँ? कौन सा है? क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चालू हो गई, अब सारी आवाजें उधर जा रही है सबको। ओके, थैंक यू। कप प्रकृति के शारीरिक लक्षणों की हम चर्चा करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था मोटापा, भारी शरीर है, त्वचा ऑयली और त्वचा में थोड़ा सा चमक है, रंग साफ है। मानसिक प्रकृति के बारे में जाना था कि ये बातचीत करने में बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, देरी से समझते हैं और बातचीत में कोमलता यानी सॉफ्ट स्पोकन रहता है इनका। धीरे धीरे कार्य करते हैं, हर काम में धीरे धीरे। लंबी याददाश्त रहती है, इसकी हमने चर्चा कर चुके हैं। दोस्ती और दुश्मनी बड़ी अच्छी लंबी निभाते हैं, पता भी नहीं पड़ता कि दुश्मनी निभा रहे हैं या दोस्ती कई बात हो। राइट। हर काम में स्लो हैं और शांत हैं एकदम, और गुस्सा बहुत इनका कम ही रहता है। कब प्रकृति के मानसिक लक्षणों की चर्चा करते हैं तो ये गुस्सा जल्दी जल्दी नहीं आता और न ही इनको जल्दी जाता। तो गुस्सा इनको या तो जल्दी आता ही नहीं है, और आता है तो वो जल्दी जाता नहीं। यानी क्षमाशील हैं, धैर्य, मुंह में राम बगल में छुरी, कई लोगों को ऐसा लगता है स्वभाव इनका। इस प्रकृति के बच्चे बड़े शांत होते हैं, खिला दो पिला दो उसके बाद में आराम से सो जाते हैं। और व्यवहार में कोई दिखावा नहीं है, दूरदर्शी होते हैं, दीर्घ सूत्री होते हैं, इसलिए ये लोग साइंटिस्ट होते हैं, लंबे लंबे प्रोग्राम बनाने में माहिर है। विषय की गहरी इनकी जानकारी होती है, समस्या को झेलने की क्षमता, सहनशीलता, लालची नहीं होते, दृढ़ संकल्पी होते हैं, दृढ़ श्रद्धालु, क्षमाशील और गंभीर व्यक्ति आपको नजर आते हैं। मानसिक लक्षणों की चर्चा करते हैं तो ये सॉफ्ट हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, सब कुछ लज्जालू ज्यादा हैं, शर्मीले होते हैं और कार्य का श्रेय नहीं लेते, ये हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरों को ज्यादा आदर देना इनका स्वाभाविक और शांत व्यक्तित्व है, और शुद्ध अथवा स्वच्छता पसंद करना ज्यादा है इनका महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। कफ के बिगड़ने से होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती है, कौन से रोग हो सकते हैं? तो लगभग 20 से भी ज्यादा, यानी 20 से 28 रोग जो
बड़े जिद्दी रोग होते हैं, ये लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए रोग होते हैं सारे। तो ये वाले सारे कफ के ही रोग होते हैं। चर्म रोग होता है, चमड़ी का जुड़ा हुआ रोग है ना, डायबिटीज है, पथरी है, बीपी, बीपी शुगर जिसको बोलते हैं, मंद बुद्धि, मानसिक विकार, फैटी लीवर, एसिडिटी, इस टाइप के रोग इनको अक्सर कर हुआ करते हैं। कफ बिगड़ने वाली होने वाली कफ से बिगड़ने से होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती है, तो ये ब्लॉकेज से जुड़े हुए सभी रोग इनके देखने को मिलेंगे। और कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप के सारे रोग देखने को मिलेंगे। त्वचा से जुड़ी हुई सभी बीमारियां, पिंपल्स, दमा, अस्थमा, राजयक्ष्मा, श्वसन तंत्र के सभी रोग, थायराइड जैसे रोग, गंभीर रोग देखने को आपको मिलेंगे। कफ की चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है कि कफ की चिकित्सा शत्रु के समान करनी चाहिए और गर्म और कफ भेदक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जो तासीर में गर्म हो, क्योंकि कफ तासीर में ठंडा होता है। तो इसमें क्या करना होता है, गर्म तासीर वाली दवाइयों का सेवन कराना चाहिए। और कफ भेदक यानी जो तीखी हो, ड्रिल मशीन की तरह ड्रिल करके छेद करके निकाल सकती हो, ऐसी यानी तीखी। तीखी क्या हो सकती है, काली मिर्च है, इस टाइप की चीजें, ये तीखी दवाओं में काउंट होती है। ये कफ का भेदन करने में सहयोग करती हैं। शोधन, तो इसका शोधन एक सबसे पहले आयुर्वेद का नियम ये है कि किसी भी रोग को हमने डायग्नोज कर लिया है, डायग्नोज करने के बाद में उसका सबसे पहले क्या करना, सफाई करना है, उसका शोधन करना है। और शोधन करने के पश्चात क्या होगा, फिर आता है नंबर शमन। तो शोधन किस तरह से होता है, तो विधि पूर्वक शोधन और फिर विधि पूर्वक पंचकर्म के बारे में इसमें चर्चा बताई जाती है। तो वमन यानी उल्टी करना, विरेचन यानी कुछ ऐसी दवाई खाने के बाद में उसका ऊपर से नीचे तक पेट साफ हो जाएगा, थोड़ा सा एक दो बार एक्स्ट्रा दस्त जाएगा और वो बंदा यानी पेट साफ करने के लिए कोई विरेचन दे देना। वस्ती, वस्ती का मतलब ये हुआ कि जो ये यूरिन और पॉटी के जो रास्ते जो एनिमा वगैरह लगाते हैं, ये सब वस्ती का क्षेत्र कहलाता है, नाभि के नीचे। तो वमन विरेचन के कई प्रकार हैं, वस्ती के भी कई प्रकार हैं, ये पंचकर्मा के अंदर अध्ययन कर। तो कफ को संतुलित करने के आहार, कफ को संतुलित करने के जो आहार होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो वो सभी कड़वे होंगे, तीखे होंगे, कसेले और पदार्थों का सेवन करने वाले होंगे, कसेले पदार्थों का सेवन करने वाले होंगे। तो नीम, मेथी, शहद, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, सभी गर्म मसाले जितने भी होते हैं ये सब के सब, या पुराना गुड़ है, हल्दी है, हींग, त्रिकटु चूना, चूना, छोटी व बड़ी इलायची और सभी प्रकार के, ये इस टाइप की जो चीजें हैं ना, ये सब क्या करते हैं, कफ को संतुलित करने में सहयोग करते हैं। यानी कड़वी चीजें और कौन सी, तीखी चीजें, और सभी कड़वे, कसेले और तीखे, ये तीन रस जो हैं आपको, कटुतिक्त कषाय, ये तीन जो आखिर के रस हैं, है ना, हमने सबसे पहले रसों के बारे में अभी जाना नहीं है, वो भी जानेंगे। 6 प्रकार के रस हैं। 6 प्रकार में सबसे पहला मधुर, अम्ल, फिर लवण, यानी लवण का मतलब नमक, अम्ल का मतलब खट्टा, मधुर का मतलब मीठा, और कटु तिक्त कषाय, कटु का मतलब यहाँ पर कटु होता है आयुर्वेद में चरपरा, यानी काली मिर्च, इस टाइप की चीजें। तिक्त, तिक्त का मतलब तीखा नहीं, तिक्त का मतलब होता है कड़वा। और कसेला, कसेला जैसे पिटकरी वगैरह होती है, ये सब कसेले स्वाद के
गणना में आती है। तो इस तरह से नीम, मेथी, शहद, सौंफ, दालचीनी, काली मिर्च, ये सारे के सारे पदार्थ जो हमारे कटु तिक्त कषाय की श्रेणी में आ जाएंगे। और क्या, पुराने अन्न, यानी जौ होता है ना, जौ को थोड़ा सा वो सेक लो, सेकने के बाद में अच्छा है, हल्का हो जाता है। जो गेहूं, कोई भी अन्न होता है, जैसे सत्तू भी वो लोग बनाते हैं, तो वो भी पचने में आसान होता है, हल्का, तो कफ को नहीं बढ़ाएगा। जो पचने में भारी होगा वो कफ को बढ़ा सकता है। तो कफ को घटाने वाले कंटेंट क्या क्या हुए, जो पचने में आसान हो, कड़वे हो। जो कफ को कम करता है, यानी मोटापा भी शरीर में कम करेगा, और कफ से जुड़ी हुई बीमारियों को भी शरीर में कम करता है। पुराने अन्न जितने भी हैं, यानी 1 साल पुराने, 6 महीना पुराना, साल भर पुराना, जैसे गेहूं साल भर पुराना हो तो वो खाने योग्य है। नया गेहूं अच्छा नहीं है, वो डायबिटीज वगैरह ऐसी बीमारियां पैदा करता है। तो सभी प्रकार के अन्न, दालें, आहार, कुल्थी, कुल्थी की भी दाल होती है, मूंग, तो अरहर, कुल्थी और मूंग, ये जो 3 दालें हैं, ये कफ को संतुलित करने में मदद करती है। अब इसमें सब्जियां कौन सी यूज करनी चाहिए, कफ को संतुलित करने वाली, कफ बिगड़ जाए तो सब्जी कौन सी होगी, तो बैगन, लहसुन, करेला, अदरक, नींबू तथा चौलाई, परवल, लौकी, हल्दी, खीरा आदि, ये ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। तो ये जो सेवन करने वाली जो चीजें हैं, ये सब के सब क्या है, संतुलित करने वाले आहार। फलों में देखें तो हम अंगूर, सेब, ककड़ी, सभी सूखे मेवे भून कर, तब तो काम के, बिना भूने काम के नहीं, राइट। खाने में सावधानी क्या क्या होनी चाहिए, तो भारी चीजों का खाना और चिकनाई युक्त भोजन से बचना चाहिए। सभी भुनी हुई चीजें जो हैं वो खाने योग्य हैं। अब इसमें आखिर में एक मद्यपान, मद्यपान का मतलब आज का जो शराब जिसको बोलते हैं, ये आयुर्वेदिक नहीं है, ये नेचुरल शराब, मतलब जिसको आजकल बोला जाता है शराब, तो शराब खराब, ऐसा, राइट। ये वाला अच्छा नहीं है। आयुर्वेदिक मद्यपान अलग होता है, जिसमें जितनी भी दवाएं होती है ना, जैसे द्राक्षारिष्ट, अरिष्ट, अशोकारिष्ट, ये रिष्ट लगाता है, ये उसी श्रेणी की दवाइयां हैं, मद्यपान श्रेणी की दवाइयां। ये कुमारी आसव हो गया, है ना, समस्त आसव और अरिष्ट जितने भी मेडिसिन हो जाते हैं, वो सब इसी में ही आते हैं। तो ऐसी प्रकार की मेडिसिन लेने के लिए, कफ के लिए, रोगों के लिए निदान में बताया गया है। अन्य सावधानियां क्या है, तो उपवास करना, उपवास करना बड़ा महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक कार्य ज्यादा करें, शारीरिक और मानसिक कार्य ज्यादा करना है। और क्या है, सुख के लिए सुख का त्याग, सुख के लिए सुख का त्याग मतलब यह है, जो हम देर से उठते हैं, इस टाइप के लोग जो हैं, आपको देर तक सोने वाले मिलेंगे, तो जो ज्यादा सोते हैं, तो उनको यदि जिंदगी सुखी चाहिए, तो ज्यादा सोना, यानी सुख का त्याग करो, सुख के लिए सुख का त्याग करो। चना, जौ आदि का उपटन लगाना, ये भी एक अच्छी दवा मानी जाती है। रात्रि का जागरण इनके लिए अच्छा है, कभी कभी अच्छा रहेगा। भोजन से पहले अदरक और सेंधा नमक खाना इनके लिए बहुत अच्छा है, भूख को बढ़ाता है।
कफ संतुलित करने के लिए पेय पदार्थ क्या हो सकता है? 2 व्यक्ति के लिए बनाना हो तो क्या करेंगे? 2 गिलास पानी ले लो और क्या करना, चने का सत्तू 1-2 चम्मच ले लिया, जौ का सत्तू 2 चम्मच ले लिया, सौंठ एक 1/4 चम्मच सौंठ पाउडर ले लिया, काली मिर्च 6 काली मिर्च ले लो, दालचीनी 4 चुटकी, शहद 4 चम्मच तक ले सकते हैं। शहद नहीं लेना चाहे तो कोई सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों को सामान्य तापमान में पानी में मिलाकर घूंट घूंट करके पीना चाहिए, ऐसा बताया गया। मतलब आसानी से इसको सत्तू जैसा बनाते हैं ना, सत्तू इस टाइप की चीज में थोड़ा टेस्टी हो जाता है और इसको पीना चाहिए। तो अब हमने चर्चा जो की है आपके सामने, कफ पित्त और वात की चर्चा की। अब इनका कंपैरेटिव स्टडी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपस में तुलनात्मक अध्ययन क्या हो सकता है। तो अब मैं शेयरिंग कर रहा हूं बंद। तो कफ और पित्त में आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, तो फिर हम उन्हीं प्रश्नों के आधार पे कंपैरेटिव स्टडी भी शुरू करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी तो अंतहीन सिलसिला है। रात दिन बैठे हुए हम करते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होता, 10 दिन तक भी करते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि आपके जो सवाल होंगे दिमाग में, उसके आधार पे जो कंपैरेटिव स्टडी बनती है फिर उसकी हम चर्चा शुरू करते हैं। भाई आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बातचीत करने में कौन कैसा होगा, क्या होगा, इस पर कंपैरेटिव स्टडी देखनी है, या उसकी क्रियाशीलता पर, उसके खान पान पर, तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी देखनी, ऐसे कंपैरेटिव स्टडी बनती है। ये आप लोगों के प्रश्न पर निर्भर करेगा कि क्या चीज हमको यहाँ समझ में नहीं आई, तो उसके आधार पे हम स्टडी तैयार करेंगे। ये डेल पता नहीं किसका है। सर मेरा इंदू बोल रही हूँ मैं। जी इंदू इंदू बोल रही हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, तो आपका कोई सवाल है कंपैरेटिव स्टडी को लेके? यस सर यस सर, मेरा लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन था, जैसे 3 प्रकृति पढ़ी हमने, बात पित्त और कफ, तो मतलब इसमें से कौन सी प्रकृति का होना चाहिए, कौन सी बेस्ट है मेरे मतलब, जैसे कभी कभी कफ होता है, कभी वात होता है, पित्त होता है, तो कौन सी प्रकृति होनी चाहिए बॉडी में? नहीं देखिए, ये सभी चीजें ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति है और ये प्रकृति की बनाई हुई है, ये सभी अच्छी हैं, किसी भी चीज को नकार नहीं सकते, है ना। अब जैसे कि कोई आपसे बोले कि आपने 10 पेंटिंग बनाई है, 10 में से कौन सी वाली अच्छी है, तो आपको कैसा लगेगा? अब इसी की कोई चर्चा आपके सामने दूसरा करेगा तो कितना बुरा लगेगा। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं ये सातों प्रकृतियां सबसे अच्छी हैं, है ना। तो ये सातों प्रकृतियों में कोई ज्यादा भेद नहीं है। अब उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी क्षमताएं, उनकी विकास क्रम जो है अलग अलग हो सकते हैं, वो देखना, और रोगों की क्षमता दूर होने की या इन्वायरमेंट में जो उनका योगदान है उसकी जो क्षमताएं वो अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन प्रकृति की अपन को तुलना नहीं कर सकते कि कौन सी अच्छी होगी कौन सी गलत होगी, क्योंकि ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीज है। जैसे हमको कोई हमारी चाय या हमारी पेंटिंग पर कोई टिप्पणी करने लगता है तो हमको बुरा लगता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई हम सभी संतानें हैं, उन्हीं की प्रकृति बनाई हुई है, और हम किसी का विरोध या किसी के विषय में गलत बात करते हैं, अच्छी या बुरी का आकलन करते हैं, तो वो ईश्वर को बुरा लगेगा, ऐसा मान के चलते हैं। यदि दुनिया में ईश्वर है तो, जो मानने वाले हैं उनके लिए तो, बाकी जो नहीं मानते हैं उनका तो क्या कहना, उनके लिए तो सब
फिर उनका बैलेंस सारी कर बातें खत्म रखना हो जाती पड़ेगा ना। जैसे जी। अगर वो अच्छी नहीं होती, बट इसमें बैलेंसिंग वाली बात भी तो बोली है कि वात पित्त और कफ का बैलेंस होना चाहिए। जी, तो इसमें बैलेंस की तो कहानी आती है। जैसे किसी का कफ बढ़ गया है, किसी का वात बढ़ गया है, किसी का पित्त बढ़ गया है, तो वो बैलेंस करके चलना है। तीनों सम है। लेकिन किसी के शरीर में मान लो कोई प्रकृति के ज्यादा लक्षण दिख रहे हैं तो वो उसकी प्रधानता बन जाएगी। और किसी के मिक्स लक्षण है, दो लक्षण प्रकृति के कफ के हैं, और चार पित्त के और वात के भी चार चार हैं, या चार पित्त के हैं और पांच वात के हैं, तो ये वात पित्त कफ प्रकृति कहलाएगी। क्योंकि वात के ज्यादा हैं तो पहले उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वाली आएगी उसका नाम आएगा। ऐसे इसकी प्रकृति देखी जाती है। तो कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि मेमोरी पावर में बहुत बढ़िया है तो कफ प्रकृति अच्छी है। लेकिन देर से दिमाग में घुसता है, वो भी चीजें हैं। देखिए, किसी के साथ एडवांटेज है तो किसी के साथ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हर प्रकृति में हर चीज के अच्छाइयाँ बुराइयां सभी मौजूद हैं। तो उस विषय में अपन कुछ कह नहीं सकते। ओके सर, ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल है तो वो ले सकते हैं। सर एक आपने अभी बताया ना कुल्थी, वो कौन सी दाल होती है? कुल्थी, कुल्थी की दाल। अच्छा, कुलथ की दाल। कुलथ या कुलथी एक प्रकार की दाल होती है। आप नेट पे डालेंगे या उसको बोलेंगे ना, पंसारी को दे देंगे, वो जो शॉपकीपर होते हैं ना, हाँ मीन्स इनके पास होती है। सारी दालें सुनी है, बट ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कुल्थी की दाल। अच्छा, नहीं, कुलथी की दाल जो है ना, वो आप नेट पे डालेंगे तो जी। मिल जाती है ना। देखिए, मैं आपको आपको शक्ल दिखाई देता हूँ। सर्च करें सर, मैं कर लूंगी। जी, उसकी शक्ल यदि मेरे पास आएगी तो मैं दिखा देता हूँ कैसी दिखती है वो। ये मैं शेयर कर रहा हूँ अभी आपको, कुलथ की दाल, ये स्क्रीन पर भी। अब मैं शेयर नहीं कर पा रहा, पता नहीं शेयरिंग बंद हो गई है। कोई बात नहीं, इंटरनेट नेचर गर्म होता है, मीन्स ये इसकी प्रकृति गर्म तो होती है। आपको दिख जाएगी। हाँ जी, कफ वालों को खाना चाहिए, तो इसकी प्रकृति गर्म होती है ये वाली दाल की। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी गर्म है। एक्चुअली यह क्या होता है ना कि कुल्थी की दाल हम लोगों की तरफ मिलता है, मैं बिहार से हूँ। यह ठंडे के मौसम में खाया जाता है। और ठंडे में जो है ना, अगर आप सप्ताह में हो तो 3 से 4 दिन इसको खाना चाहिए, गर्म प्रकृति का होता है। और कहा जाता है कुल्थी की दाल से जो है वो गोल ब्लडर जो होता है उसका भी नाश होता है, गोल ब्लडर। जी, आप ये कुल्थी की दाल का पानी बना के पीते हैं तो हमको ये पथरी वगैरह का इलाज जो आसानी से हो पाता है, तो पथरी को बाहर निकालने में ये सुविधाजनक माना गया है इसको। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी, बताइए। सर मेरे एक मतलब एक मेरे को पूछना था, जब लास्ट टाइम आपने बताया था कि जब बच्चा मतलब धारण करते हैं तब उस टाइम पे प्रकृति डिसाइड होती है, जी जी जी। तो वो कैसे मतलब अभी बाद में कैसे पता लगती है कि वो किस टाइप पे होगा? ये जो आपने क्वालिटी बताई है उनके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि हाँ जी, हाँ किसकी जी, क्या प्रकृति है? बिल्कुल। जी बिल्कुल, यही क्वालिटी उसमें देखी जाएगी कि इस टाइप का बच्चा है तो इस टाइप की जो लक्षण दिखेंगे ना, वही तो हाँ तय जी। करेंगे ना। तो इसका कोई जैसे चार्ट होता है या कैसे देखते हैं, मतलब क्वेश्चन टाइप का होता है, कैसे पता लगेगा किसकी क्या प्रकृति है? नहीं, जो जो लक्षण आपको दिख रहे हैं ना, वही तो हैं सारे, कुछ नया तो होता नहीं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इन्हीं मतलब इन्हीं के फॉलो कर करके वो टिक करने पड़ेंगे सबको? हाँ, जो इसीलिए तो हमने ये सीखा था
कि पित्त अच्छा। के पित्त वाला दिखता कैसा है, कफ वाला कैसे दिखता है, वात वाला कैसे दिखता है, और उसके मानसिक विचार क्या होते हैं, किस टाइप की मानसिक हाँ जी। कंडीशन होती है। ये तो सारी चीजें हमने देखा। खाना ठीक पीना है। किस टाइप का खाएगा, क्या करेगा, है ना, ये सब मानसिक लक्षण है उसके। और इन्हीं से डिसाइड हो जाती है कि हम उसी को देख करके डॉक्टर भी चेक करता है और उसी के आधार पे आपको दवाइयां लिखता है। ओके ओके, तो यही पैरामीटर को फॉलो करके पता लग जाएगा कि किसकी क्या प्रकृति है। कि ओके, थैंक। कुछ भी आगे, चाहे आप आयुर्वेद में ग्रेजुएशन करो, चाहे मास्टर डिग्री करो, चाहे पीएचडी करो, तब तक ये ही चलेगा। ये प्रकृति में कोई अंतर नहीं आएगा। तब पित्तवात तो आएगा ही, सब जगह आएगा, क्योंकि सारी सृष्टि इस पर डिपेंडेंट है ना। जी जी जी, थैंक यू सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो कफ वाले प्रकृति के लोग होते हैं उनको गर्म चीजें जैसे दालचीनी और ये जो भी बताया आपने कुल्थी की दाल, कर ये गर्म चीजें हैं ये लेना चाहिए, तो बट ये चीजें गर्मी में भी ले सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, यदि कफ प्रकृति है ना तो उनको तो कोई तकलीफ आनी नहीं है, लेकिन पित्त प्रकृति वालों को दिक्कत आती है। कफ प्रकृति वाले तो ले ही सकते हैं, उनको इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनकी तासीर ही ठंडी है खुद की शरीर की। तो उनको तो गर्म भी दे दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो झेल जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी किसी की ऑलरेडी पित्त प्रकृति है और उनकी तो शरीर की तासीर भी गर्म है, तो उनको जलन होना, भड़कन होना शरीर में, और जो ब्लड होना, खुजली होना, ये सारे चीजें हो सकती है। तो सर इसका कुछ मतलब पैरामीटर्स है कि मतलब जैसे अभी नॉर्थ, हम लोग तो इधर की साइड के हैं, तो इधर तो ओवर गर्मी है, मींस टेम्परेचर 47 48 जा रहा है। तो और अगर कोई कफ प्रकृति वाला है तो अगर दालचीनी भी ले लेंगे या मतलब ये बहुत ज्यादा, तो इसमें कुछ जैसे इतना टेम्परेचर होना है तो हम ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? किस तरीके से हम मतलब सोचेंगे नहीं कि नहीं, टेम्परेचर टेम्परेचर इसमें मायने नहीं रखता। इसमें मायने रखती है आपकी प्रकृति। टेम्परेचर तो घटता बढ़ता रहेगा, हर अपने अपने एरिया का अलग अलग रहता है। लेकिन प्रकृति आपकी देखी जाएगी, आपकी कफ है कि पित्त है कि वात है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके कुछ लक्षण आपको मैंने आप बता ही दिए, और उनकी कंपेरेटिव स्टडी भी बता दी। जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ तो पैर वैर हिलाता रहता है, हिलता रहता है खुद ही, उसका खुद ही मूवमेंट रुकता नहीं, वो चलता ही रहता है। तो इस टाइप का व्यक्ति होता है, ये वात प्रकृति का है। मैंने बताया भी था एग्जाम्पल देके, वो ट्रेन के वेट कर रहा होता ट्रेन, और ये चीज चार बता दीजिए, मेरी क्लास मिस हो गई थी दैट डे। तो वो इन्वॉल्व लोगों को पैर आना, ये सारे उसके अवेलेबल हैं। पास इसकी मिस हो गई है, वो वीडियो कॉल, ये वीडियो में पास में आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिए। जो आपके रिकॉर्डिंग प्राप्त होती है इसमें आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो फिर हम हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके सर। क्योंकि खुद कुछ करेंगे तब तो हमारे भी आगे और ज्यादा बढ़ने की फिर क्षमता भी, इच्छा भी होगी, शक्ति। क्योंकि कोई करे तो फिर ज्यादा मजा आता है, फिर और बातचीत करने भी। नहीं तो बात ही क्या नहीं कर, किसी से बात करेंगे क्या जब कुछ पता ही नहीं है, एबीसीडी सब ऊपर से निकल रहा है। आप देखा ही नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं लगेगा ना, आपको ना मुझे, देखना तो पड़ेगा। यस सर। और किसी का कोई सवाल है तो आप ले लीजिए। कोई सवाल नहीं है तो फिर क्या हम इसको अंत मान लें क्लास का? जी जी दादा, अंत कर सकते हैं।
मैं एंड कर दूं। हाँ जी। और कोई है, किसी और का प्रश्न है? नहीं, सर कोई सर प्रश्न नहीं है। मान लो आपको लगता है कि कब पित्तवात में मुझे लगता भी है कि प्रश्न लेना है, तो अगली बार फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ, यदि लगता है तो आप बाबा साहब, प्रश्न अभी आप सुनिए तीनों को अच्छे से, फिर भी लगता है कि नहीं कुछ जानना चाहिए, क्योंकि हमको देखिए ये जड़ है, जड़ को मजबूती से थाम लेंगे तभी बात बनेगी आगे। सारी चीजें इस पर आधारित होने वाली है। ललित जी बोलिए आपका सवाल। सर मेरा उसी को प्रकृति पे लेके क्वेश्चन था। जैसे जी बच्चे होते हैं वो थोड़े चंचल होते हैं, लेकिन जैसे बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उनका नेचर वही सब कुछ मानसिक सब चेंज होता रहता है, मतलब ओवरऑल। तो ये कैसे फिर हम डिसाइड करेंगे प्रकृति किसी की? अच्छा, बड़े और बच्चे में क्या दिखेगा ऐसा? मतलब मेरा ये कहने जो का मतलब लक्षण टाइम के दिखे साथ ना, ही सब चीजें चेंज होती रहती हैं। कोई बात नहीं, हो जाने दीजिए। लेकिन ये तो चीजें नहीं बदलेगी ना, जो अपन लक्षण जो है। अब किसी की आदत है वो बोलता ही नहीं है, लक्षण दिखा रहा है, बहुत कम बोलना पसंद करता है, शरीर भी उसका भारी है, मोटा मोटा है, डाउन डाउन ओके डाउन ओके। डाउन ऊपर से नीचे तक है। ऐसी लक्षण तो दिखेगी ना वो तो। हम्म। और ऑयली ठीक है। त्वचा, स्किन में ऑयल ऑयल आता रहता है, ऐसे हाथ लगाओ तो फिर उसको बार बार जाके मुंह धोना पड़ता है, ऑयल ऑयल आ रहा होता है, तब प्रकृति के हो ही जाते हैं। ठीक है। और स्किन में थोड़ी चमक आ जाएगी तो मिक्स प्रकृति भी आ जाएगी, कफ और पित्त भी आ सकती है। इस इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसे ही बात के अंदर हो जाती है, बॉडी में ड्राइनेस है, होंठ फट रहे हैं, सिर के बाल झड़ रहे हैं। थोड़ा इस पे आप कंपेरेटिव दृष्टिकोण से चार्ट बना के आप अध्ययन करोगे तो जल्दी चीजें समझ में आने लगेगी। अब वो ठीक करना है। तो पड़ेगा ये। ठीक है। ठीक है। हाँ, और आप चाहें तो कल या परसों आपस में भी चर्चा करके इसको, और ग्रुप में एक दूसरे से कभी भी जुड़ करके आप चर्चा कर सकते हैं। राइट? और हाँ जी कुछ सर, ठीक है। विशेष? सर एक बार पूरी रिकॉर्डिंग्स दोबारा देखकर फिर जो क्वेश्चन होगा ना वो हम उस पर डिस्कस, मतलब आपसे तो क्वेश्चन पूछ लेंगे हाँ और जी, हाँ जी, जी सर। बिना रिकॉर्डिंग सुने पूरा अच्छे से एक बार नहीं आएगा, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। और ये एक दो बार सुनने से नहीं, कई कई बार सुनने से फिर चीजें क्लियर होती हैं। क्या होता है, हमारा जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का सारा खेल। तो सबकॉन्शियस माइंड को अपन बार बार जब कोई चीज देते हैं, बार बार वही चीज वही चीज वही चीज वही, या वही इन्वायरमेंट, तब जाकर के वो अंदर उसमें वो स्पेस बनाता है। तो वो जो स्पेस होता है फिर वो लाइफ लॉन्ग वहीं रहता है, और वो रहना जरूरी, वो होना भी जरूरी। नहीं तो फिर तो आपको है ना, एक भी किसी को चेहरा देख के पता लगेगा, अच्छा ये कफ कफ वाला है, अच्छा ये पित्त वाला है, ये वात वाला, ऐसे देखते ही आपको पता लगेगा एक ही बार में। ये आप अपने घर में भी जजमेंट कर सकते हैं कि किसी के, क्योंकि बाहर वाले को कह रही है तो क्या पता वो बुरा भी मान जाए। घर वालों का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कि ये, अच्छा ये कौन सी प्रकृति का, ये कौन सी प्रकृति का, ये वाला कौन सा है, हमारा परिवार का मेंबर है ना। तो घर में ये चीजें आप जज कर सकते हैं। सर काफी प्रैक्टिस चाहिए इस चीज में अभी। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, जी इसके लिए खुद ही करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल सर। मतलब बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करनी तो अपने को ही करनी पड़ती है, जी निशाना मारने की प्रैक्टिस करनी तो अपने को ही करनी पड़ती है ना। राइट? तो एक बार आप पढ़िए, नहीं आता है तो हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर।
प्रणाम बाबा, नमस्कार बाबा नारायण जी। प्रणाम जी बाबा नमस्कार नाम केवलम, सभी केवलम को प्रणाम नमस्कार। प्रणाम बाबा नाम केवलम। प्रणाम दादा विक्रम जी दादा। जी नमस्कार दादा साहब। प्रणाम।